हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस पे वीडियो एग्जाम के लगातार प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नया प्रैक्टिस सेट है जिसमें जीके जीएस के हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो होपफुली इसमें से आपको कई क्वेश्चंस आपके जो 26 और 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक राजनीतिक सलाहकार थे जिनका नाम आप चाणक्य हैं, जानते होंगे, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था और उनको कई नामों से जाना जाता था। इसमें से एक नाम है जिससे नहीं जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त नाम से उन्हें नहीं जाना जाता था। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी की लेखक की बात आए तो वाणभट्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी आ जाएगा। ऐसे कालिदास की एक है जिसे बोलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, और कौटिल्य तो हमारे यही हैं चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा था। देखते हैं आगे क्या है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम है। तो मुगल वंश के पहले सम्राट कौन थे? बाबर। और बाबर ने जो चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम है बाबर नामा। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही ये भारत और फारस के जो संबंध थे उससे संबंधित किताब थी और इसके लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी थी और भारत और फारस के इतिहास पर बेस्ड है। ठीक है, और संतलत काल के दौरान ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध का प्रथम नवाब अगर पूछा जाए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन है शहादत खां। शहादत खां यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शहादत खां को अंग्रेजों के द्वारा 1799 में इन्हें अवध का नवाब घोषित किया गया था। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो इनका आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी हमारे वी.आर. सावरकर जी ने। कलर ले लेते हैं यहाँ से। तो इसकी स्थापना की थी वी.आर. सावरकर जी ने की थी और ये 1907 में इन्होंने की थी। वहाँ कहाँ? लंदन में की थी 1907 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी और ये स्कूल कहाँ था? तो ये ध्यान रखना मुंबई में था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई थी। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सरोजनी नायडू। ये स्वतंत्र भारत की राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। देखिए, विधानसभा की बात आएगी तो विधानसभा राज्य में होती है तो इसका जो पूरा जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होगी। और अगर यहीं पे संसद की बात की जाए तो वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास इसकी शक्ति होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा राज्यपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो कौन ऐसा पदाधिकारी है जिसके खिलाफ हम लोग कोई भी अभियोग नहीं चला सकते? तो वो भी है राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन प्रमाणित करता है। अगर कोई बिल मुद्रा बिल है वो कौन प्रमाणित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा चला जाता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि ये मुद्रा बिल है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि कोई जब नदी बहती है तो अपनी उसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं मिट्टी काट काट के इधर उधर, तो वो कैसा अपवाह तंत्र बनाती है। तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ये मेनली वृक्षनुमा बनाती हैं। वृक्षनुमा का मतलब जब ये बहती हैं तो एक
ब्रांचेज ऐसी बनाते जाएंगे तो एक पेड़ जैसा लगता है, यानी कि वृक्ष जैसा प्रदर्शित होता है। तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई क्या है। इसको थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं क्योंकि फिर ऐसे आपको ढंग से दिखेगा नहीं। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन ये है कि खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमारी खादर और बांगर निम्न प्रकार की मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं खादर और बांगर। और जो खादर है ये हमारी बोली जाती है खादर है एक प्रकार की नई जलोढ़। खादर है नई जलोढ़ और बांगर है पुरानी जलोढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेगुर मिट्टी। और रेगुर मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी कहते हैं रेगुर मिट्टी को ही। और ये हमारे सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो खादर मिट्टी होती है नई जलोढ़ होती है, बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ होती है। अगला क्वेश्चन है गोदार्थबेस सुरंग किस देश में स्थित है। तो गोथार्डबेस सुरंग है, ये हमारे स्विट्जरलैंड में स्थित है और बहुत ही लंबी सुरंग है, स्विट्जरलैंड में, आप ध्यान रखिएगा। और आल्प्स पर्वत के नीचे। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, आल्प्स पर्वत के नीचे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां कौन सी है। तो यूरेशियाई प्लेट और जो भारतीय प्लेट आपस में टकराई उनसे जो घाटियां बनी है उनको हम लोग दूंस घाटी कहते हैं। हो सकता है बैकग्राउंड में आपको थोड़ी आवाज़ें सुनाई दें क्योंकि यहाँ पे कई वाहन निकलते रहते हैं, तो आवाज़ आएगी तो उसको आप इग्नोर करें। और कुछ बातें जो आपको यहाँ से मिल सकती हैं आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल, उन पर ध्यान दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। दुनिया की सबसे तंग घाटी अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा द ग्रैंड कैन्यस। द ग्रैंड कैन्यस ये यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में सबसे तंग घाटी के नाम से जाना जाता है, द ग्रैंड कैन्यस। ठीक है, और ये हमारे यूएसए में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि भारत की कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार दिया जाता है। अगर कृषि से संबंधित कोई क्रियाकलाप है तो उनको कहाँ से उधार मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं वो उनको सबसे ज़्यादा उधार प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत के पश्चात क्या नाम दिया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो इनको भारतीय स्टेट बैंक या SBI के नाम से दिया गया था नाम। और कब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1 जुलाई 1955 को इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। तो नाबार्ड का विस्तृत रूप हमारा हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पारिच्छा बांध, ये ध्यान रखना, पारिच्छा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पारिच्छा बांध हमारी बेतवा नदी पर बनाया गया है और ये कहाँ है, झांसी में। ठीक है, ध्यान रखना, झांसी में बेतवा नदी पर पारिच्छा बांध बनाया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। और 23 क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री। तो ध्यान रखना, केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री अगर बात की जाएगी तो करेक्ट आंसर हमारा गाजीपुर हो जाएगा। ये बहुत ही फटाफट बनाई गई थी क्योंकि इसको जब भी टेंडर मिला होगा उसके बाद बहुत ही जल्दी बनाई गई थी। जहाँ कहीं भी अफीम की बात, शराब की बात होगी, ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी बनती हैं, हमारे देश की खासियत है। अगला क्वेश्चन है कि हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, ज़्यादातर लोग इसका नाम जानते भी होंगे कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे पेट हो, टेट हो, यूपी टेट हो, हर एग्जाम में आता रहता है। और आपका जो वीडियो री एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था। तो 1966 में कानपुर में एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी और उसको छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोग जानते होंगे। यहीं से सभी लोग यूपी के जो ज़्यादातर होते हैं यहीं से बीएससी वगैरह या कोई भी अपना ग्रेजुएशन करते हैं। CSJMU है ना, ये आप लोग फेमस है, इसको जानते होंगे। BHU किस शहर में स्थित है। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस बी से बनारस है यानी कि वाराणसी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस ये है, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ से अपना कोई भी ग्रेजुएशन या PG वगैरह यहीं से करते हैं। अगला क्वेश्चन है 128 कि मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। मिट्टी की बारात, तो मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लेखक हैं शिवमंगल सुमन, और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है। अगर कंप्यूटर में सबसे अधिक क्षमता पूछी जाएगी तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हो जाएगा टेराबाइट, सबसे कम होगा यहाँ पे किलोबाइट, उसके बाद कम होगा गीगाबाइट में, फिर टेराबाइट में, सबसे मैक्सिमम किस में होगा टेराबाइट में। यहाँ पे मैक्सिमम हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कौन सी 4 ऑप्शन ये दिए गए, इसमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो C++ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है, ऑब्जेक्टिव C भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है, CH भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है, लेकिन C कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। और भी कई भाषाएं होती हैं, जैसे JS होती है, जावा स्क्रिप्ट, HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपने सुनी होंगी, और ऐसे .NET भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये कई लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन C कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसमें कई ऑप्शंस दिए गए। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है .web, यानी कि जो विंडोज हमारी फाइल साउंड्स होती हैं उनको वेब फॉर्म ऑडियो में कौन कन्वर्ट करता है, .web। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो CRT कंप्यूटर्स होते हैं इसमें चुंबकत्व को यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट को हटाने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है, उसका नाम होता है डीगॉसिंग, इसे बोला जाता है डीगॉसिंग। ये बेसिकली एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था गॉस। ठीक है, जोहास गॉस उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ये डीगॉसिंग पड़ा, और ये जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं CRT मॉनिटर से हटाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1943 में JW मॉचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो पहले कंप्यूटर की बात की जाएगी तो करेक्ट ऑप्शन भी पहले ही हमारा हो जाएगा ENIAC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत जो पहली पनडुब्बी थी ये किस केंद्र पर बनाई गई थी। तो बहुत सिंपल है, कई लोग जानते भी होंगे, विशाखापट्टनम में ये बनाई गई थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 135 कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व, ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका यूज किया जाता है। तो परमाणु बम जो भी बनता है वो यूरेनियम से बनता है, और यूरेनियम में भी कौन सा इसका एसीटोप, यूरेनियम 235। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यूरेनियम 235 के द्वारा ही ज़्यादातर परमाणु बम बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गैस की यहाँ पे कई प्रॉपर्टीज दी गई, कौन सी प्रॉपर्टी सही है। तो गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ऐसा नहीं है, गैस कई भी आकार में फैल सकती हैं। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही इनका निश्चित आकार होता है, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 136 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 137 है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। तो जो हमारी आग है वो किस टेम्परेचर से कम या किस टेम्परेचर से ज़्यादा पर ज्वलनशील नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम हो। हवा में अगर आपकी ऑक्सीजन 15% से कम है तो अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी, क्योंकि अग्नि के जलने में हवा का काफ़ी यूज होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है।
फास्फोरस का मेन यहाँ पे जो स्रोत है वो अगर आपका ऑप्शन आएगा तो ये दूध आ जाएगा, और ये ऑप्शन में दिया गया मिल्क इसलिए ये हो जाएगा। अदरवाइज ज़्यादातर जहाँ पे जैसे आपको दाल मिल जाए या मांस दिख जाए, है ना, तो ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर इसका इफेक्ट देखा जाता है, इन्हीं में ज़्यादातर फास्फोरस पाया जाता है, और वो भी साबुत अनाज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 139 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा एक है जो बच्चों की मैच्योरिटी या उनकी ग्रोथ में ज़्यादातर हेल्प करता है, तो वो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोपिन, प्रोजेस्टेरोन और सोमेटोट्रोपिन में सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है। देखिए जो हमारा हार्ट होता है इस तरीके से अगर आप समझें, ऐसा गोल नहीं होता है, लेकिन जैसा होता है वैसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर के दोनों इनको अलिंद बोलते हैं, और जो नीचे दोनों हैं इनको हम लोग निलय बोलते हैं। तो ये जो इधर होता है इसको बोलते हैं बायां निलय। ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि यहीं पे हमारा शुद्ध रुधिर होके आता है और यहीं से ये पंप करके पूरी बॉडी में पहुँचाया जाता है। तो बायां निलय यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है अभी बैकग्राउंड में आपको काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई दे क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा सा वाहन निकल रहा है, तो इसको थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट की मुश्किल से बात है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 141 है कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है लद्दाख। लद्दाख में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जाएगी और इसको 3 महीने में बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है, बात आप ध्यान रखिएगा। तो लद्दाख यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 142 कि किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। तो पहला वर्चुअल स्कूल यानी कि AI पर बेस्ड होगा, तो ये हमारा दिल्ली में अगर कहीं पे स्कूल अच्छे इंस्टीट्यूट या एजुकेशन की बात की जाएगी तो एजुकेशन के मामले में सबसे अच्छा कौन है, हमारा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार, ये एक यहाँ पे कोटेशन है कि पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ। इनको अर्थशास्त्रियों के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया IMF के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी काफ़ी फेमस है। नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसको दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। पेन ले लेते हैं भाई, पेन को क्या हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। क्या हुआ भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया इसमें, 1 मिनट देखते हैं फिर से। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए आप देख लेना, यहाँ पे टिक नहीं लग पा रहा है, लेकिन आप ध्यान देना कि 145 में है कि 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात आएगी तो 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टिक नहीं लग पा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि अगर डॉल्फिन दिवस की बात की जाएगी तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 147 की पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है। सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक हैं हमारे सलमान खुर्शीद। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। 148 है कि प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे। तो यहाँ पे बिरजू महाराज हैं, ये कालका बिंदादीन घराना से संबंधित थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कालका बिंदादीन घराना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कहाँ पर एक मतलब रिजर्व्ड वनस्पति क्षेत्र है, तो ये बात अगर की जाएगी तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। ठीक है, तो गोवा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख लेना, नीचे के 4-5 क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन नहीं टिक हो पाए, लेकिन आप बात सुन लोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए। इन्हीं क्वेश्चंस में से होपफुली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपकी तैयारी कैसी उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और वीडियो का बेसिकली कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकें। धन्यवाद।